नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विशाल। आई एम ए फैकल्टी ऑफ लॉ ऑप्शनल एट स्टडी IQ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही नेटफ्लिक्स, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। उस वेब सीरीज का नाम मैं आपके सामने तो नहीं बोल सकता, लेकिन उस वेब सीरीज का नाम आप इस मेरे बैकग्राउंड के अंदर जो पिक्चर लगी हुई है उसको देखकर आप भली भांति समझ जाएंगे कि मैं किस वेब सीरीज की बात कर रहा हूं। दोस्तों, जो भी लोग नेटफ्लिक्स को यूज करते हैं, जैसे ही वो नेटफ्लिक्स को ओपन करेंगे तो वहां पर यह सीरीज आपको मिल जाएगी। तो इस सीरीज का नाम आप वहां पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस सीरीज के रिलीज होने के बाद ही एक IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक ऑफिसर समीर वानखेड़े जी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक डेफेमेशन सूट फाइल किया गया इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट। जी हां, डेफेमेशन का एक सूट फाइल किया गया इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट, और उस सूट की वैल्यू तकरीबन 2 करोड़ है। तो दोस्तों, प्रश्न आता है कि नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई है, नेटफ्लिक्स पर आए दिन कोई ना कोई मूवी या फिर सीरीज रिलीज होती ही रहती है। OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आए दिन कोई ना कोई सीरीज या मूवी रिलीज होती ही रहती है। तो प्रश्न है कि इस सीरीज में ऐसा क्या है कि एक IRS ऑफिसर, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर को एक डेफेमेशन सूट फाइल करना पड़ा इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ। अब दोस्तों, यह स्टोरी जाती है आज से 4 साल पहले। जी हां, यह स्टोरी जाती है आज से 4 साल पहले। देखिए दोस्तों, समीर वानखेड़े जी NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर थे मुंबई में। जी हां, 2021 में समीर वानखेड़े जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर थे वानखेड़े में, मुंबई में। सॉरी दोस्तों, उस समय मुंबई के अंदर कॉर्डिला क्रूज शिप के ऊपर एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी को NCB ने रेड किया और उस पार्टी के अंदर सरप्राइजिंगली आर्यन खान, यानी शाहरुख खान के बेटे, एक मशहूर एक्टर शाहरुख खान और उनके बेटे पाए गए। अब दोस्तों, उस पार्टी के अंदर जैसे ही NCB ने रेड किया और वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, तो दोस्तों पता लगा कि इस पार्टी के अंदर ड्रग्स का यूज हो रहा है। तो उस पार्टी के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को अरेस्ट किया गया। इसके साथ साथ चूंकि आर्यन खान उस पार्टी में प्रेजेंट थे, तो आर्यन खान को भी अरेस्ट किया गया। अब चूंकि आर्यन खान उस पार्टी में प्रेजेंट थे, इसलिए आर्यन खान के खिलाफ NDPC एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत एक FIR लॉन्च की गई। अब दोस्तों, जब ये बात मीडिया में आई तो मीडिया ने इस बात को बहुत पब्लिसिटी दी। हर न्यूज चैनल के ऊपर यही बात चल रही थी, अगर आपने 2021 के अंदर मीडिया को कवर किया होगा। दोस्तों, सेशन कोर्ट ने, NCB कोर्ट ने आर्यन खान की बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2023 में आर्यन खान की बेल पिटीशन को एक्सेप्ट किया। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर अपने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा, आर्यन खान से किसी प्रकार की कोई ड्रग रिकवरी हुई नहीं है। उनके पास कोई भी ड्रग नहीं मिला। पुलिस ने जो पंचनामा या NCB ने जो पंचनामे बनाया, उसके अंदर यह बात क्लियर है कि आर्यन खान के पास किसी प्रकार की ड्रग्स नहीं थे। तो प्रश्न यह आता कि आर्यन खान को फिर NDPS एक्ट के अंदर इन्वॉल्व क्यों किया गया, उनके खिलाफ NDPS एक्ट के अंदर चार्जेस क्यों लगाए गए। अब दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को बेल दे दी और बाद में NCB की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आर्यन खान के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए, मतलब उनको उस केस से ड्रॉप कर दिया। SIT ने आर्यन खान के संदर्भ में यह कहा कि आर्यन खान के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, इसलिए आर्यन खान के खिलाफ कोई भी चार्जेस प्रेस नहीं किए जा सकते। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हुआ यूं कि समीर वानखेड़े जी के खिलाफ, जो खुद एक IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे, उनके खिलाफ CBI ने एक FIR रजिस्टर किया। जी हां, CBI ने NCB के ऑफिसर के खिलाफ एक FIR रजिस्टर किया। क्यों? समीर वानखेड़े जी के खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने इस केस के दौरान, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था, इनके अंदर शाहरुख खान के बेटे इन्वॉल्व थे। शाहरुख खान को हम सभी जानते हैं, किंग खान, बॉलीवुड के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मशहूर अभिनेता है। तो चूंकि इस केस के अंदर आर्यन खान इन्वॉल्व थे, इसलिए समीर वानखेड़े जी ने इस हाई प्रोफाइल केस के अंदर आर्यन खान को इस केस से बाहर निकालने के लिए 25 करोड़ ब्राइबरी की डिमांड की थी। तो समीर वानखेड़े जी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके साथ साथ एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगाकर उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई। अब समीर वानखेड़े जी ने अपने सफाई के अंदर स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार की ब्राइबरी या किसी प्रकार की एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड नहीं की है, उनको केवल इस केस के अंदर फंसाया जा रहा है। अब दोस्तों, बात यहां तक समाप्त होती है। इसके बाद जैसे ही ये वेब सीरीज लॉन्च हुई,
समीर वानखड़े जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक डेफेमेशन सूट फाइल किया जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए थी। समीर वानखड़े जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये क्लेम किया, दावा किया अपनी प्लेन्स के अंदर किस वेब सीरीज को जानबूझ के बनाया गया है उनकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए। इस वेब सीरीज को इस प्रकार से पिक्चराइज किया जा रहा है, इस प्रकार से पिक्चराइज किया जा रहा है कि समीर वानखड़े जी की रेपुटेशन को डैमेज हो रहा है। इस वेब सीरीज के अंदर जो सीन्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि कोई भी सीन्स को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि इस मूवी के अंदर यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि समीर वानखड़े जी एक करप्ट ऑफिसर है। तो समीर वानखड़े जी कहते हैं चूंकि इस वेब सीरीज को बहुत से लोग देख चुके हैं और उस वेब सीरीज को देख के उन लोगों के मन में ये इंप्रेशन गया होगा कि सब इस वेब सीरीज के अंदर जिस ऑफिसर को दिखाया गया है वो समीर वानखड़े ही हैं, क्योंकि ये केस ऑलरेडी पब्लिसिटी में रहा है काफी समय तक। तो इसलिए समीर वानखड़े जी ने कहा कि वेब सीरीज जानबूझकर इसीलिए बनाई गई है ताकि मेरी और एनसीबी जो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके रेपुटेशन को स्पॉइल किया जा सके। इसीलिए मैं इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट 2 करोड़ का डेफेमेशन सूट फाइल करना चाहता हूं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। अब दोस्तों प्रश्न ये आता है कि आए दिन कोई ना कोई वेब सीरीज बनती रहती हैं, आए दिन किसी ना किसी प्रकार की वेब सीरीज या मूवीज के अंदर लोगों की स्टोरी से कनेक्टेड किसी ना किसी प्रकार की पिक्चर्स या सीन्स होते ही होते हैं। तो प्रश्न आता है कि डेफेमेशन क्या चीज है, मानहानि क्या चीज है। आप सभी ने डेफेमेशन या मानहानि के बारे में सुना होगा, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि डेफेमेशन मानहानि होती क्या है। दोस्तों मानहानि का मतलब है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को जानबूझकर हार्म करना, किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को जानबूझकर हार्म करना। अब दोस्तों लॉ ये मान के चलता है कि किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन उसका एक इनवैल्यूएबल एसेट होती है। किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन, उसकी इज्जत या उसका सम्मान समाज में एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि रेपुटेशन बनाई जाती है कई सालों की मेहनत के बाद, रेपुटेशन बनाई जाती है कई सालों के अच्छे आचरण या गुड कंडक्ट के बाद, रेपुटेशन बनाई जाती है एक अच्छे बिहेवियर से, एक ऑनेस्ट बिहेवियर से, एक इंटेग्रिटी वाले बिहेवियर से। अब दोस्तों इसलिए हर किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन उसका बहुमूल्य गहना होती है, इसीलिए लॉ हर व्यक्ति की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। इसका मतलब अगर आप किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को स्पॉइल करने का, उसके रेपुटेशन को गिराने का, लोअर करने का प्रयास करेंगे तो लॉ आपको पनिश करेगा, लॉ आपको पनिश करेगा। भारतीय न्याय के अंदर, भारतीय न्याय पुस्तकों के अंदर, इंडियन लॉ बुक्स के अंदर हमारे पास डेफेमेशन नाम का अपराध भी है और टॉर्ट भी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को गिराने का प्रयास करता है किसी प्रकार के माध्यम से, चाहे कुछ बातें बोलकर, कोई स्पीच देकर, किसी प्रकार का लेख या राइटिंग लिखकर, किसी प्रकार का ब्लॉग लिखकर, या फिर किसी न किसी प्रकार की पिक्चर बनाकर, कार्टून बनाकर, किसी न किसी प्रकार की कोई एफिजी या स्कल्पचर बनाकर, तो उस व्यक्ति के खिलाफ डेफेमेशन के चार्ज आईपीसी के अंदर या बीएनएस के अंदर डेफेमेशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। या फिर सिविल केस के अंदर जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को स्पॉइल करने का प्रयास किया है उस व्यक्ति के खिलाफ कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है, मुआवजा क्लेम किया जा सकता है। अब दोस्तों प्रश्न ये आता है कि डेफेमेशन क्यों जरूरी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डेफेमेशन इसलिए जरूरी है, ये डेफेमेशन का अपराध इसलिए जरूरी है हमारे लॉ बुक्स में होना, बिकॉज लॉ मान के चलता है हर व्यक्ति की रेपुटेशन बहुत आवश्यक है। दोस्तों आपने सभी ने देखा होगा जिस व्यक्ति की रेपुटेशन अच्छी होती है समाज में, लोग उससे मिलना जुलना पसंद करते हैं, लोग उस व्यक्ति को एमुलेट करना पसंद करते हैं। अब आपके समाज के अंदर अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो सचिन, अगर सचिन तेंदुलकर आप जिस ऑफिस में काम करते हो अचानक से वहां जाए तो लाइन लग जाएगी उनसे हाथ मिलाने वालों की। उसी प्रकार से अगर कोई प्रमुख नेता है या कोई प्रमुख सोशल वर्कर है, अगर वो आप उससे मिलो तो ऑब्वियसली आप दौड़ोगे उनसे हाथ मिलाने को, उनको ऑटोग्राफ लेने को और उनके संग एक सेल्फी या पिक्चर खिंचवाने को। क्यों? क्योंकि आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, चाहे उन्होंने आप पर्सनली आपकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। सचिन अगर क्रिकेट खेलकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो आपके जीवन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? नेग्लिजिबल। लेकिन फिर भी उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि आप चाहोगे कि आप उनके संग कुछ बात करो, उनके संग कोई प्रकार की पिक्चर लो। तो दोस्तों रेपुटेशन किसी व्यक्ति की समाज में उसके लिए रिस्पेक्ट का कारण बनती है। समाज के अंदर लोग ऐसे व्यक्ति को एमुलेट करना चाहते हैं। यहां तक कि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन समाज में अच्छी है तो उस व्यक्ति के लिए बिजनेस करना बहुत अच्छा हो जाता है। लोग उसको बहुत आसानी से उसके बिजनेस करना पसंद करते हैं, उसको क्रेडिट भी दे देते हैं, उधार भी दे देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए लॉ मान के चलता है कि हर व्यक्ति की रेपुटेशन उसका राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि हर व्यक्ति की रेपुटेशन राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है। मतलब हर व्यक्ति की राइट टू रेपुटेशन राइट टू लाइफ का हिस्सा है और फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जानबूझ किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को स्पॉइल करने का प्रयास करता है, लोगों की नजरों में, लोगों के एस्टिमेशन में उसकी रेपुटेशन गिराने का प्रयास करता है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को कानून के तहत या तो सजा दी जाती है या फिर उसको कंपनसेशन मतलब डैमेजेस कानूनी भाषा में देने पड़ते हैं।
अब दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि डेफेमेशन एक अपराध है, डेफेमेशन एक अपराध है, लेकिन ये अपराध कब बनता है, अपराध कब बनता है, ध्यान से देखिए। डेफेमेशन सेक्शन 356 के तहत एक अपराध है, लेकिन अपराध कब बनेगा, यह अपराध बनेगा जब कोई भी व्यक्ति जानबूझकर, इंटेंडिंग और नोइंग, जानबूझकर इंटेंशन के साथ या फिर जानते बूझते, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या जानते बूझते कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश करता है, पब्लिश का मतलब लोगों तक पहुंचाता है, किसी भी माध्यम से, बोलकर या फिर लिखकर, किसी साइन के माध्यम से, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब कार्टून बनाकर, किसी प्रकार की ड्राइंग बनाकर, यहां किसी प्रकार की कोई स्कल्पचर बनाकर, एक व्यक्ति जानबूझकर या जानते हुए कि उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, लेख, ड्राइंग, कार्टून किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति डेफेमेशन का अपराध करता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा केस था, पन्नालाल केस, जिसके अंदर दो व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहे थे, दोनों ही वकील थे, बैरिस्टर थे। तो भीड़ के सामने एक वकील ने कहा कि दूसरा वकील, इसको तो कुछ नहीं आता, ये नाम का ही वकील है, इसने आज तक कोर्ट में एक केस नहीं जीता, इतना यूजलेस वकील है कि इससे अगर आप अपना केस लड़वाएंगे तो आप निश्चित ही हार जाएंगे। अब दोस्तों प्रश्न आया कि क्या इस व्यक्ति ने डेफेमेशन कमिट किया? उत्तर है हाँ, क्योंकि इस व्यक्ति ने जानबूझकर, जानते बूझते कि ऐसे शब्द बोले लोगों के सामने जो लोगों को सुनाई दिए, जानते बूझते कि ये शब्द जो हैं उस व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करेंगे। अब रेपुटेशन को हार्म करने का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन को हार्म करने का मतलब होता है कि दूसरों की नजरों में उस व्यक्ति के मॉरल कैरेक्टर, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को गिराएंगे। दूसरे व्यक्ति की नजरों में ऐसे व्यक्ति की मॉरल कैरेक्टर मतलब उसकी नैतिकता, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर मतलब उसकी कैपेबिलिटीज को कम करेंगे, उसके क्रेडिट को कम करेंगे। क्रेडिट को कम करने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति की जो वैल्यू है, एस्टीम है, उसको कम कर देंगे। इसके साथ साथ या दूसरे लोगों को इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि इस व्यक्ति की जो बॉडी है वो बड़ी ही डिस्ग्रेसफुल स्टेट में है। तो जब कोई व्यक्ति जानते बूझते या इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे शब्द बोलता है या लेख लिखता है या फिर कोई कार्टून बनाता है, कोई पिक्चर बनाता है, कोई ड्राइंग बनाता है, जिससे उस व्यक्ति की दूसरों की नजरों में रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है, रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है, उस व्यक्ति की रेपुटेशन या इज्जत डाउन होती है, तो ऐसा व्यक्ति डेफेमेशन का अपराध करता है। अब दोस्तों प्रश्न ये आता है कि मैंने आपको अभी बताया, जब कोई व्यक्ति जानते बूझते किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई शब्द बोलता है या लिखता है और जो दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति की रेपुटेशन उनकी नजरों में गिरती है, डाउन होती है, तो ऐसा व्यक्ति डेफेमेशन का अपराध करता है। अब दोस्तों प्रश्न ये आता है कि भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 19(1)(a) स्पष्ट तौर पर कहता है कि हर व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हर व्यक्ति के पास, हर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसका मतलब हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल अपने आप को किसी भी माध्यम से बोलकर, लिखकर, नाचकर, गाकर, चुप रहकर किसी भी माध्यम से एक्सप्रेस कर सकता है। ऑडियो वीडियो माध्यम से या फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर गाना गाना चाहता है तो उसको गाने की आज़ादी है, अगर डांस करना चाहता है डांस करने की आज़ादी, यहाँ तक कि अगर व्यक्ति चुप भी रहना चाहता है, कुछ नहीं बोलना चाहता, उसको वो करने की आज़ादी है। तो दोस्तों प्रश्न ये आता है, जब हमारे देश का संविधान आर्टिकल 19(1)(a) हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है, हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी माध्यम से बोलकर, लिखकर, गाकर, गाकर, चुप रहकर, ड्राइंग बनाकर, कार्टून बनाकर अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सकता है, दूसरों तक पहुंचा सकता है। और दूसरी ओर डेफेमेशन का ऑफेंस, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, लिखकर, बोलकर, उसको सजा दे रहा है, 2 साल की सजा मिलती है डेफेमेशन करने पे, तो ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। आर्टिकल 19(1) एक प्रकार से आपको अधिकार दे रहा है कि आप अपने आप को बोलकर, लिखकर व्यक्त कर सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। दूसरी ओर सेक्शन 356 ये कहता है कि अगर आप बोलकर, लिखकर किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करने का प्रयास करते हो दूसरे नजर में, तो वो डेफेमेशन का अपराध है, आपको 2 साल की सजा मिलेगी। तो प्रश्न ये आता है कि आर्टिकल 19(1)(a) ज्यादा बड़ा है या डेफेमेशन ज्यादा बड़ा है? क्योंकि दोनों में से एक ही रह सकता है। क्योंकि अब इस केस के अंदर आप देखिएगा, आर.एन. खान और जिन लोगों ने इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है, वो कहेंगे कि जब हम एक नेटफ्लिक्स के ऊपर वेब सीरीज बना रहे हैं तो हम तो अपने आप के विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। किस प्रकार से हमारे खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल किया जा सकता है? तो दोस्तों इसी टग ऑफ वॉर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी थी 2016 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि डेफेमेशन कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है। लेकिन दोस्तों
आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा और समझा होगा, आपको पता होगा आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है आप सभी को, हम सभी को। लेकिन वो फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कुछ भी बोलने का, कुछ भी लिखने का। उस फ्रीडम के ऊपर 8 प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें से एक रेस्ट्रिक्शन है डेफमेशन। मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, आपको लिखने की आज़ादी है, आपको खुद को व्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, अपने विचारों को किसी भी तरीके से। लेकिन आपकी आज़ादी इस एक्सटेंट तक नहीं जा सकती कि आप जानबूझकर किसी की रेपुटेशन को स्पॉइल करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि व्यक्ति की रेपुटेशन उसकी राइट टू लाइफ का हिस्सा होती है। व्यक्ति की रेपुटेशन के बगैर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब व्यक्ति की रेपुटेशन हार्म होती है, समाज में उसका अपमान होता है, तो कई बार लोग अपनी जान से आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसलिए कोर्ट कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर व्यक्ति के पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति किसी भी एक्सटेंट तक जाकर दूसरे व्यक्ति को डिफेम करे, उसकी रेपुटेशन को हार्म करे, क्योंकि डेफमेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है। कोर्ट कहती है कि रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, डेफमेशन किसी की रेपुटेशन को बचाने के लिए। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म कर दे, क्योंकि रेपुटेशन को हार्म होने के पश्चात उस व्यक्ति के लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए कोर्ट ने इस केस के अंदर, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर स्पष्ट तौर पर कह दिया कि डेफमेशन का अपराध अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। डेफमेशन का अपराध अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करता है दूसरे लोगों की नज़र में, तो वो अपने आप में अपराध है। उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उस व्यक्ति को कानून के तहत सजा दी जा सकती है। अब दोस्तों प्रश्न यह आता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में कहा है कि डेफमेशन के अपराध को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। मतलब ऐसा कानून बनाओ या कानून के अंदर ऐसे बदलाव लेकर आओ कि डेफमेशन अपराध ना रहे। अगर कोई किसी की मानहानि करता भी है तो उसको सजा ना मिले। हाँ, जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वो कोर्ट जाकर उस व्यक्ति से मुआवजा ले सकता है, तो ये अपने आप में ये भी डेटरेंस हो जाएगा। अब अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में अनाज शला बोल रहा है, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाके उस व्यक्ति के खिलाफ एक पेटिशन प्लेंट फाइल कर सकता है, डेफमेशन का सूट फाइल कर सकता है, और कोर्ट इस आधार पर किस व्यक्ति की रेपुटेशन कितना डैमेज हुआ है, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने डेफमेशन की है, उसको ऑर्डर कर सकती है कि भैया आप इसको इतना मुआवजा दो, कंपनसेशन दो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन कि उस व्यक्ति की रेपुटेशन कितनी ज्यादा हार्म हुई है। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि डेफमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दो, मतलब डेफमेशन करने पर किसी को जेल ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो डेफमेशन कर रहा है तो उसको दूसरे व्यक्ति को मुआवजा देना पड़े। तो कोर्ट कहती है कि डेफमेशन का डीक्रिमिनलाइजेशन कर देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि डीक्रिमिनलाइजेशन करना जरूरी है या नहीं। अगर हम डीक्रिमिनलाइज की बात करते हैं तो क्यों? क्योंकि पहली बात, डेफमेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि उनके खिलाफ डेफमेशन की कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। दूसरा कई बारी पावरफुल लोग अगर उनके खिलाफ कोई बोलता भी है, लिखता भी है, तो वो उसको हरास करने के लिए डेफमेशन की कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति अब जेल के अंदर ही चला जाता है। तीसरा, प्रेस फ्रीडम को बचाने के लिए, क्योंकि किसी भी देश के अंदर प्रेस फ्रीडम जरूरी होती है। प्रेस के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी प्रकार की रिपोर्टिंग कर सके, चाहे किसी व्यक्ति की रेपुटेशन हार्म क्यों ना हो रही हो। तो इसलिए प्रेस की फ्रीडम को बचाने के लिए भी, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में है, डेफमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर डीक्रिमिनलाइजेशन ना करने के मतलब अगर डेफमेशन को अपराध ही रहने दिया जाए, इसके भी कई आर्गुमेंट्स हैं। पहला आर्गुमेंट ये है कि भैया व्यक्ति की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फंडामेंटल राइट है। आप किसी प्रकार से आप बोल कर, लिख कर किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म कर सकते हो, यह तो सही नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का अपहरण कर रहे हो। दूसरा डेफमेशन का अपराध उन व्यक्तियों को रोकता है, उन व्यक्ति के ऊपर एक डेटरेंस क्रिएट करता है जिन व्यक्तियों को आदत है इररिस्पॉन्सिबल बयान देने की। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इररिस्पॉन्सिबली बयान दे देते हैं, या फिर मैलिशियस इंटेंशन के साथ, मतलब एक दुर्विचार के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई बयानबाजी कर देते हैं। अब आपको अगर आदत है या आपके विचार मैलिशियस है, आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ अनाप शनाप बोल दिया, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति की रेपुटेशन जो सालों से बनाई गई थी वो तो हार्म हो गई। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ डेफमेशन का अपराध एक बहुत बड़ा डेटरेंस है। वो कायदे में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहा करते रहते हैं कि कायदे में रहते हैं। और तीसरा, सिविल सूट। अगर डेफमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और केवल एक रेमेडी बचेगी डेफमेशन की, जिस व्यक्ति के खिलाफ डेफमेशन हुआ है, वो है कि वो कोर्ट में जाकर सिविल सूट फाइल कर ले और मुआवजा ले ले। तो दोस्तों कई बार अब एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म किया,
अब जिसकी रेपुटेशन हार्म हुई वो कोर्ट गया और उसने मुआवजे की मांग की, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है, अगर वो इकोनॉमिकली इतना वेल ऑफ नहीं है, तो उसके पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो किस प्रकार से मुआवजा देगा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अंत में फिर अगर कोर्ट इस व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर या डिक्री दे भी देती है, तो अंत में ऐसे व्यक्ति को अपनी डिक्री को फुलफिल नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं दे पाएगा, अंत में उसको सिविल प्रिजन में ही जाना पड़ेगा, बिकॉज वो अपने खिलाफ दी हुई डिक्री पूरी नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों इसीलिए कई एडवोकेट्स का, ये कई लोगों का कहना है कि डिफॉर्मेशन को एज एन ऑफेंस रहने देना चाहिए, इसको डीक्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप राइट टू रेपुटेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आपके लिए राइट ऑफ रेपुटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को डेफामेशन मानहानि समझ में आ गई होगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समीर वानखेड़े जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक 2 करोड़ रुपए का सिविल सूट क्यों फाइल किया। बिकॉज उनका कहना है कि जो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर लॉन्च की गई है, जानबूझ के की गई है, इस इंटेंशन से की गई है कि समीर वानखेड़े जी की इमेज को पब्लिक के सामने एज अ करप्ट ऑफिसर दिखाकर स्पॉइल किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। दोस्तों स्टडी आईक्यू ने अभी हाल फिलहाल में ही 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर अचीव किए हैं और ये बहुत बड़ा फीट है। और मेरी तरफ से स्टडी आईक्यू की समक्ष टीम को, एंड हार्ड वर्किंग टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों इसके इसी मौके पर स्टडी आईक्यू ने लॉन्च की है ऑप्शनल सेल। जी हाँ, ऑप्शनल सेल। दोस्तों हम सभी जानते हैं किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स लेकर आता है। तो इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्टडी आईक्यू के अंदर 17 ऑप्शनल की चॉइस है स्टूडेंट के पास। इसके साथ साथ लॉ भी एक ऑप्शनल है, एंड आई पर्सनली टेक लॉ। तो दोस्तों हमारे लॉ ऑप्शन प्रोग्राम को हम कवर करते हैं यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लॉ को कवर करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने LLBs या LLMs की हुई हैं उनके लिए लॉ एक अच्छा वाइबल ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी लॉ के बेसिक्स पढ़े हुए हैं। अगर वो किसी और प्रकार का सब्जेक्ट या कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे तो उनको बेसिक स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो ऑलरेडी ही जानते हैं। और दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर टेक्निकल लॉज नहीं है, प्रोसीजरल लॉज है ही नहीं। CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, उसी प्रकार से लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट है ही नहीं। तो जो टेक्निकल लॉज है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर वो लॉज हैं जिनको आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे IPC, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, और ये सभी सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों इसीलिए लॉ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए लॉ एक बहुत ही वाइबल सब्जेक्ट बन जाता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स लॉ में इंटरेस्टेड है लेकिन उनका बैकग्राउंड लॉ का नहीं है, तो दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर लॉ, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लॉ के अंदर प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स है ही नहीं। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप रीजनिंग की सहायता से, समझ की सहायता से समझ सकते हो। तो दोस्तों हमारा लॉ प्रोग्राम स्ट्रक्चर किया गया है यूपीएससी CSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूपीएससी CSC का सिलेबस देखने में तो कॉलेज के सिलेबस की तरह लगता है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं द पैटर्न इज वेरी वेरी डिफरेंट। जिस प्रकार से आप कॉलेज के अंदर क्वेश्चंस आंसर करते हो, जिस प्रकार से आप यूपीएससी CSC के ऑप्शन पेपर्स में क्वेश्चन को आंसर करोगे, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। तो दोस्तों इसीलिए हमारा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है यूपीएससी CSC की रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम के अंदर हम रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर मैं पर्सनली स्टूडेंट्स के आंसर्स को इवैल्यूएट करता हूं, उनको फीडबैक देता हूं। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम के अंदर आपको 30 मंथ का मेंटरशिप सेशन भी मिलेगा। मेंटरशिप सेशन जिसके अंदर आप अपने मेंटर्स को एक्सेस कर सकते हो, उनसे अपने डाउट्स रिजॉल्व करवा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स लॉ ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहते हैं तो दे कैन यूज द कोड, बिकॉज राइट नाउ स्टडी आईक्यू ने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करने के उपलक्ष्य में स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आप लोग इस कोड VG लाइव कोड का प्रयोग करके, यूज करके ऑप्शनल कोर्स को सिर्फ इस रेट पर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आशा है कि आप लोगों को आज की वीडियो से समझ में आया होगा कि डिफेमेशन का अपराध क्या होता है, और अगर कोई व्यक्ति डिफेमेशन करता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।